इसमें क्वेश्चन आंसर हम पहुंच गए थे कल। क्वेश्चन आंसर नंबर 1.20 पे पहुंच गए थे हम लोग। राउंड ऑफ निकालना था 1.20। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे देखते हैं 1.21। इसमें बताओ ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा। दिखने से देखो, पहले में क्या है, मास ऑफ डाइनाइट्रोजन है कितना, 14 ग्राम। 14 और ग्राम ऑक्सीजन है 16 ग्राम। पहले केस में 16 देखो। ग्राम सेकंड में नाइट्रोजन फिर 14 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गया। फिर नाइट्रोजन है 28 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। फिर है मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम और डाई ऑक्सीजन है 80 ग्राम। तो वो कह रहा है कि बताओ ये किस लॉ को फॉलो करता है। 4-5 लॉ बताए थे आपको, उसमें से कौन सा लॉ है जिसको ये फॉलो करेगा। तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ लॉ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का देखो एग्जांपल मैंने यही लिखाया हुआ है आपको। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें क्या होता है, अगर हमने एक की कंसंट्रेशन को सेम रखा, जैसे हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, ये 14 14 28 28 है, तो इसको भी 28 कर दो, इसको भी 28 कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है डाई ऑक्सीजन, ये सिंपल होल नंबर में आ जाएगा। यानी कैसे आएगा सिंपल होल नंबर में, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से किया, ये भी 2 से, अब ये टोटल 28 28 हो गए। तो अगर आपने एक का मास फिक्स किया है तो दूसरे का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। अब देखो ये 16 को डिवाइड कर दोगे 16 से, 2 आ जाएगा, ये 64 होगा तो 4 हो जाएगा, ये 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, यानी कि ये एक होल नंबर रेशियो में आ जाएंगे। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ ये 1.21। यस सर तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो एलिमेंट अगर आपने लिए हैं और ये दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, कितना भी कंपाउंड बना ले, तो जो different mass of one element combined with fixed mass of one element bear a simple whole number ratio always। तो ये हर हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा अगर आपने एक की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है तो। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें सेकंड पॉइंट है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर है और इस पे बताओ कितने मिलीमीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, बता सकते हो कुछ आइडिया। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 100 1000 मीटर होते 1000, हैं ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 यानी 10 की पावर 3 मीटर होगा। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में वो 100 नहीं, 1000। 1000 सॉरी 1000 ठीक है, यस सर तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 कर की देंगे। पावर ये कितना होगा देखो, 1 किलोमीटर में क्या हो गया, 10 की पावर 3 मीटर, और 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर। तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर सम हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा मिलीमीटर। यस ठीक है, अब देखो दूसरा है यहाँ पे पिकोमीटर का। पीएम मीन्स होता है पिकोमीटर। तो मैंने कहा आपको कि 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। माइनस यस ठीक सर है, और 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होता है। तो अब बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे, पीएम। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे।
सर 10 की पावर 15। हाँ 10 की पावर 15, तो ये 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे कन्वर्जन करना है एक को दूसरे में, ठीक है। तो ये किलोमीटर वाला हुआ। ऐसे ही क्या होगा, ग्राम वाला हो जाएगा। ग्राम वाले में क्या है देखो, ये है मिलीग्राम और ये है केजी, किलोग्राम। तो सेम कॉन्सेप्ट है देखो कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 10 की पावर 10 की पावर -3। -3। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10 की पावर 10 की पावर -3। -3। ठीक है, तो आप बताओ 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे। 10 की पावर -6। हाँ 10 की पावर -6। तो इसे एक दूसरे से कोरिलेट करना है हमने, तभी ये क्या होगा, आ, आएगा। और दूसरा है देखो, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते, और 1 ग्राम में 10 की पावर 9 नैनोग्राम होते। नैनो मीन्स 9। तो बताओ कि 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे। अच्छा ये माइनस का साइन है। 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम, और 1 ग्राम में 10 की पावर 9 नैनोग्राम। तो बताओ 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे। सर 10 की पावर 6। हाँ 10 की पावर 6। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको, ये 1 2। ऐसी थर्ड वन भी है सेम। 1 ml में कितने लीटर होंगे। 1 ml में 1 ml में 10 देखो की पावर वन, -3। हाँ 1 लीटर में कितना होता है, 10 की पावर 3 ml होता है। अगर आप अपोजिट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है। और ml को हम क्या भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डीएम क्यूब होंगे, जबकि आपको पता है कि एक डीएम में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ इसके बेस पे कितना आंसर आएगा। पहले बताओ 1 डीएम क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। 1 डीएम में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 डीएम क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। 10 की पावर 3। हाँ 10 की पावर 3। और अगर मैंने इसको अपोजिट कर दिया, मैंने कहा बताओ वन तो सेंटीमीटर क्यूब में कितने डीएम क्यूब होंगे। 10 की पावर -3। हाँ 10 की पावर -3। तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट करना है एक को दूसरे में। क्लियर है। यस सर। अब देखो 1.21, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी आपको स्पीड दी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, और आपको टाइम दिया हुआ है। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड आपको कितनी दी है, स्पीड दी है 3 × 10 की पावर 8, पावर -8। और टाइम दिया हुआ है 2 नैनो सेकेंड। 2 पॉइंट। नैनो सेकेंड को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में करना है हमें, तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पे भी सेकंड में है, तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 सेकंड। तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 × 10 की पावर -1। अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 × 2 × 10 की पावर -9 × 10 की पावर 8 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 10 की पावर -1, यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर, डिस्टेंस निकाल लेना हम, तो डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में आ जाएगा। तो 0.6 मीटर। क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर देखो 1.23, आपको दो रिएक्शन दे दिए, A+B2 गिव्स AB2, और वो कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलेंगे, जो जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो। हाँ जो लीस्ट अमाउंट में होता है। तो अब बताओ पहले वाले में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
300 एटम्स ऑफ ए और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो लिमिटिंग कौन सा होगा? सर 2B होगा। बी है, राइट, क्योंकि ये कम अमाउंट में। देखो इस स्टेटमेंट यस से हमें क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल ए है या 1 एटम ए है, तो ये 1 मॉलिक्यूल B2 से कंबाइन करेगा, तो दोनों के 1 1 होने चाहिए। तो अगर ये 200 है तो ये भी 200 होना चाहिए, तो ये 100 फालतू है, यानी ए है जो एक्सिस में है और बी है जो क्या है, लिमिटिंग है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। सेकेंड का बताओ, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। सर 2 मोल ऑफ ए। 2 मोल ऑफ ए बिल्कुल सही है, तो सेकेंड का आंसर है 2 मोल ऑफ ए। थर्ड में बताओ, 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। एटम 100 एटम ऑफ ए। नहीं, इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। देखो दोनों का रेशियो क्या है, 1:1 है। ए प्लस बी टू, इसका रेशियो क्या है, 1:1। अब दोनों इक्वल अमाउंट में, ये भी 100 है और ये भी 100 है। और ये देखो एटम में, ए एटम में, तो एटम की बात करेंगे, B2 यानी मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों की क्वांटिटी सेम है, 100 इसीलिए इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार ऐसे भी दे देता है वो क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। फोर्थ वाले में बताओ। सर 2.5 मोल बी। हाँ, 2.5 मोल ऑफ बी बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट वाले में ए। ए बिल्कुल सही है। तो लिमिटिंग रेजेंट का मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट। तो ये आपका ये भी खत्म हो गया। अब आता है 1.24 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें देखो बैलेंस नहीं है, इसको अपने बैलेंस करना है, तो ये इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है हमेशा। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, यानी अमोनिया कितना बनेगा पहले पॉइंट में, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, 2.00 इंटू 10³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद 1.00 इंटू 10³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। यानी नाइट्रोजन कितना दे दिया आपको, 2 इंटू 10³ और हाइड्रोजन कितना दे दिया है, 1 इंटू 10³ ये ग्राम में है, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा होगा, सर ये बताओ। 1 लिमिटिंग हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें ग्राम है ना, तो ग्राम को नहीं देखेंगे हम, इसमें देखते हैं मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के एक का एटॉमिक मास होता है 12, तो N2 का 14। एटॉमिक मास हो जाएगा 28, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे पहले, मोल्स। मोल्स कितना आएगा नाइट्रोजन के, 2 इंटू 10³ 3/28। और हाइड्रोजन के भी मोल्स निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना है, 1 इंटू 10³ अपॉन, देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 3 2 जा 6, तो डिवाइडेड बाय 6 हो 6। गए। अब इन दोनों को डिवाइड करके किसकी वैल्यू कम आएगी, सर ये फर्स्ट वाले की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की। की। हाँ, तो इसका मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट है, तभी वो कंफ्यूज करता है आपको। देखो यहाँ पे उसने ग्राम में दे दिया, ग्राम को चेंज करना है मोल में, और उसको डिवाइड कर देना है इस स्टोइचोमेट्री उससे, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो माना जाएगा। ग्राम वाले को हम नहीं देखेंगे, ध्यान रखना, मोल्स में देखते हैं उसे, ठीक है। तो हमने क्या पता किया इससे, कि जो अमोनिया है वो लिमिटिंग रेजेंट है, तो अब अमोनिया के बेस पे निकाल लेंगे। देखो नाइट्रोजन के बेस पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इससे हाइड्रोजन को भूल जाओ। अब हम कहेंगे 2 इंटू 10³ ग्राम ये है, और इसका वेट बताना है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, इसको x मान लो, अपॉन इसका मास निकालो कितना होगा, NH3 है और उसके 2 मॉलिक्यूल है, n का होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा
31 से 14 प्लस 3 इंटू 1। सर 2 है ना? हाँ, इसके 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 यस सर, प्लस तो 3 2 17 और 17 2 जा 34, तो ये 34 आ जाएगा। ओके देखो इसको करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अगर आप लगाओगे तो यूनिटरी मेथड लगा दो इसमें। यूनिटरी मेथड से क्या होगा, देखो इसके 28 ग्राम होंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 17 2 जा 34 ग्राम। तो यूनिटी मेथड क्या कहेंगे कि अगर हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन का लिया है तो अमोनिया कितना बनेगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 34 अपॉन 28 ग्राम ऑफ अमोनिया। और हमें कितना दिया है नाइट्रोजन, 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम दिया हुआ नाइट्रोजन का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 34 अपॉन 28 इंटू 28 टू इंटू इंटू 2 इंटू 20, 10 की पावर 3। हाँ 10 की पावर 3, ये 14 हो जाएगा, ये फिर 7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 और 7 3 के आसपास में आ जाएगा ये आंसर आपके पास। तो इतने ग्राम अमोनिया फॉर्म्ड होगा। तो ये समझ में आया आपको। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो सेकंड पार्ट कह रहा है कि विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो अनरिएक्टिव रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा अनरिएक्टिव। ठीक है, अब वो कितना रहेगा देखो उससे हम बता देते हैं कितना रहेगा। इसने उसने तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ यस, देखो ये पूछ रहा है इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, उसका मास कितना होगा। तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, फिर रिएक्शन लिखेंगे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब किसके बीच में रिलेशनशिप होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो नाइट्रोजन अभी हमने निकाला 28 ग्राम आएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा 6 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ अगर हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया है तो हाइड्रोजन कितना होगा उसमें, 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा। तो 1 ग्राम अगर मैंने नाइट्रोजन लिखा है यूज किया है तो 6 अपॉन 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 28 यूज होगा। अब नाइट्रोजन कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 6 अपॉन अपॉन 28 28 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 10 की 10 की पावर पावर 3। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो 14, इसको डिवाइड कर 14 दो से गया 7, इसको ये 3 जीरो 3 यहाँ लगा दो, 7 3 जीरो लग गए अपॉन 7 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये आंसर, इसको डिवाइड करके लगभग कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 60 हो जाएगा, 7 8 जा और 0.6 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतना ग्राम हाइड्रोजन क्या हुआ, यूज हुआ है। तो कितना हाइड्रोजन बच गया देखो, अब देखो 428.6 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो गया। तो बचा कितना देखो, हमारे पास हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 1000 दिया है। और इसमें से कितना यूज हो गया है, यूज हो गया 428.6 ग्राम। तो अनयूज्ड या अनरिएक्टिव हाइड्रोजन कितना होगा, तो अनरिएक्टिव हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले इनिशियल था और जितना कंज्यूम हो गया इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे। तो ये लगभग आ जाएगा 571.4 ग्राम। तो इतना हाइड्रोजन क्या हुआ, बच गया है। तो कह रहा है कि इफ यस तो विच वन, तो हाइड्रोजन होगा, और व्हाट वुड बी इट्स मास, तो उसका मास कितना रहेगा 571.4 ग्राम। तो ये अनरिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं हुआ। क्लियर है, बताओ या दोबारा बताऊं। यस सर। नहीं देखो सर, शॉर्टकट यस मेथड सर। भी आप यूज कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन प्लस 3H2 है गिव्स 2NH3 है। अगर मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले या तो इसका वेट लिख लो, वेट कितना इसका दिया था 2 इंटू 10 की पावर 3, और इसका मोलर मास हो गया 28। इसका वेट निकालना है तो उसे x मान लो, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा।
सिंपल मेथड है क्या, इसके ग्राम लिखा आपने पहले तो इसके भी ग्राम जितने यूज हुए, इसका मोलर मास तो इसका भी मोलर मास डिवाइड में। ऐसी अगर शॉर्टकट में करना है आपने नाइट्रोजन का और अमोनिया का, तो क्या करेंगे देखो, इसका मास आपको दिया है 2 × 10⁻³ इसका एटॉमिक मोलर मास है 28, इसका मास हमें निकालना है तो उसे x लिख लो, इसका मोलर मास इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, और दूसरा वाला था जो यूनिटरी मेथड है वो लॉन्ग है, तो आपको जैसा सही लगेगा वैसा आप कर सकते हो। अब आता है 1.25, इसमें क्या कह रहा है वो कि हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.05 मोलैरिटी Na2CO3 डिफरेंट, इन दोनों में कितना डिफरेंट है। देखो एक है मोल और एक है मोलैरिटी, तो दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर होगा। होगा ना। तो अगर आपको पहले केस का मतलब समझना है, मैंने कहा 0.05 मोल, 0.50 मोल ऑफ Na2CO3, यानी कितने ग्राम ये यूज हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इसका मोलर मास निकालेंगे, Na2CO3 का मोलर मास। अब Na का होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16। हाँ, अब इससे इसका मोलर मास निकालो Na2CO3 का, Na23 हो गया, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो 23 × 2 प्लस 12 प्लस 16 × 3, तो ये 46 हो गया, प्लस 12 प्लस 48, 60 हो गया, प्लस 46 कितना आ जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 ग्राम। ठीक है, तो 106 ग्राम तो एक मोल में है। अगर मैंने कहा आधा मोल है, देखो 0.5 का मतलब हाफ मोल है, तो अगर 0.5 मोल होगा तो आधा मोल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट भी आधा हो जाएगा, तो 0.6/2 यानी 53 ग्राम क्या होगा हमारे पास, Na2CO3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने हाफ मोल Na2CO3 लिया है तो इसमें इसका वेट कितना होगा, 53 ग्राम हो जाएगा। कैसे, एक मोल में 106 ग्राम है, 1 मोल में, तो ये 0.5 यानी आधा मोल है, तो आधा मोल में वेट भी आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2 यानी 53 ग्राम। इसका मतलब समझ में आया Na2CO3 का। यस सर। और अगर हमने इसे क्या किया है, मोल में लिया है तो क्या होगा, ओ सॉरी मोलैरिटी में। अब मैंने कहा देखो 0.5 m Na2CO3 का बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ मोलैरिटी, इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व है किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में इतने मोल्स हैं, यानी कि इतने मोल का भी हमने वेट निकाला था, कितना निकाला था, 53 ग्राम, तो इसका मतलब 53 ग्राम NO2CO3 डिजॉल्व है किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बस दोनों में 53 ग्राम आएगा, 53 ग्राम आएगा, लेकिन उसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें ये है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये हो गया इसका मतलब। और पहले का मतलब क्या था कि 0.5 मोल Na2CO3 का मतलब हुआ कि 53 ग्राम Na2CO3। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है, जबकि ये क्या बता रहा है कि 53 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो दोनों में डिफरेंस ये है, बस एक पूरा सॉल्यूशन में बता रहा है, एक आपको सिर्फ उसके वेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्लियर हुआ ये। यस सर।
ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मिनट, 1.26, 1.26 में देखते हैं। 1.26 क्या कह रहा है, देखो कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई वर्ड लगाते हैं हम क्योंकि H2 लिखते हैं हम, तो H2 डाई हो जाता है, तो इसलिए हम डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन यूज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है O2 लिखते हैं हम, तो 2 लिखने के लिए डाई वर्ड यूज होता है, तो हम इसको डाई हाइड्रोजन से भी बोलते हैं, ऑक्सीजन या डाई हाइड्रोजन। ऐसे ही ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन एक ही बात है। तो कह रहा है कि इसका 10 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का है 10 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का है 5 वॉल्यूम। ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम और हाइड्रोजन 10 वॉल्यूम, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो बताओ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन बनानी है। आपको पता है कि H2 प्लस O2 क्या बनता है, वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, देखो वॉल्यूम में यानी गैल्यूशेक लॉ लगेगा यहाँ पे, गैल्यूशेक लॉ लगेगा यहाँ पे। तो इसका रेशियो क्या आएगा, देखो इसका रेशियो आएगा 2:1:2। अगर हाइड्रोजन का डबल है रेशियो तो ऑक्सीजन का 1 है और वाटर का 2 रेशियो है। अब उसने दिया हुआ है, देखो हाइड्रोजन दिया 10 वॉल्यूम और ऑक्सीजन दिया 5 वॉल्यूम, तो बिल्कुल सही है। देखो 5 2 जा 10, तो वाटर कितना बनेगा, 10 वॉल्यूम बनेगा, 10, है ना। इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है क्योंकि दोनों सेम रेशियो में है, एक 5 वॉल्यूम है दूसरा डबल हो गया 10 वॉल्यूम है, तो कोई भी डिसाइड कर सकता है। अब देखो ये 2 है तो ये 2 तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या ये 1 है ये 2 है तो ये इसका डबल हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन किस में होते हैं, गैल्यूसेक लॉ में। तो इसमें से किसी भी एक से आप डिसाइड कर सकते हो कि वाटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। अगर आपने ऑक्सीजन के टर्म्स में देखेंगे तो ऑक्सीजन का रेशियो 1 है और इसका 2 है। ऑक्सीजन का मास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका कितना हो जाएगा, इसको अपॉन कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 10 वॉल्यूम। और अगर आप हाइड्रोजन से करना चाहते हो तो हाइड्रोजन से क्या होगा, 2s2 प्लस O2 गिव्स 2s2। इसमें इसका रेशियो है 2, इसका भी रेशियो 2 है। इसका वॉल्यूम गिवन है 10 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है x, इसको इक्वल कर दो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 वॉल्यूम। तो आप कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो समझ में आया 1.26। yes, अब देखो 1.27, 1.27 में क्या करना है कि फिर कन्वर्ट करना है। देखो बेसिक यूनिट में, बेसिक यूनिट यानी जैसे पिकोमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में। ये पिकोमीटर है, उसे किस में चेंज करना है, मीटर में। और केजी को किस, एमजी को चेंज किस में करना है, मीटर में, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट हमारे पास 7 बेसिक यूनिट होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पेयर, मोल। तो और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ये। तो ये 7 बेसिक यूनिट है हमारे पास। तो जब वो कहता है बेसिक यूनिट में आंसर दो, तो अगर लेंथ होगा तो मीटर में होनी चाहिए, मास होगा तो किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम होगा तो सेकंड में होना चाहिए, टेम्परेचर होगा तो केल्विन में होना चाहिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडेला में होना चाहिए, करंट होगा तो एम्पियर में होना चाहिए, और मास होगा तो मोल में होना चाहिए। तो ये है आपका बेसिक यूनिट। तो ये कन्वर्ट कर दोगे आप पिकोमीटर से मीटर में। रिलेशन बता yes देता sir. हूँ मैं, देखो 1 मीटर में होता है 10 की पावर 12 12 पिकोमीटर, 12, या फिर इसे उल्टा करोगे, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर। साइन चेंज हो जाता है बस अपोजिट में। ठीक है, और ऐसी 1 केजी में कितने ग्राम मिलीग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 मिलीग्राम 10 to होते हैं। power 9, 10 to power 6, हाँ, और अगर 1 मिलीग्राम कहेंगे तब -6 हो जाएगा, -6 minus मीटर। 6 हो जाएगा. क्योंकि जो बड़ी क्वांटिटी है तो उसमें छोटी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, और जब छोटी क्वांटिटी कहेंगे तो बड़ी क्वांटिटी बहुत कम आएगी, इसीलिए माइनस साइन आ जाता है। तो ये भी हो जाएगा 1.27। Yes sir.
अब देखो 1.28 को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, करना कैसे इसे 1.28। 1.28 में करना कैसे है क्वेश्चन को, जैसे सबके वेट सेम दिए हुए हैं देखो, और क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो वेट और नंबर ऑफ एटम्स में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो वेट और उसमें क्या है, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ये फॉर्मूला। अब इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो सबके वेट और जो मोल ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है वो सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अपॉन में है, अपॉन होगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो आंसर कम कर देगा। तो जितना मोलर मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, और जितना ये जो मोलर मास है वो कम होगा उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। अब देखो इसके मोलर मास को देखते हैं, ए जी का मोलर मास, ए जी का होता है 197, दूसरा सोडियम का है 23, लिथियम का है 7, और क्लोरीन है Cl2, एक Cl होता है 35.5, दो Cl का हो जाएगा 71। तो अब बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किसके होने चाहिए, 1 2 3 4 में से। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास का, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, So 7, lithium. लिथियम का, बिल्कुल सही है, लिथियम इज राइट आंसर। क्योंकि इसका मोलर मास सबसे कम है 7, तो इसीलिए क्या होगा, ये इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा लिथियम हो गया, यानी थर्ड हो गया। इसके बाद किसको रखोगे आप, इसके बाद सर ये सोडियम। सोडियम को रखेंगे सेकंड वाले को, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसे रखेंगे, उसके बाद हम क्लोरीन को रखेंगे। हाँ क्लोरीन है फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में गोल्ड। ए ठीक है, गोल्ड, तो यस। ये इसको कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती हमें, हमें एक स्टेटमेंट निकालना है। अगर वेट सेम है सबका तो उसमें सिंपल ट्रिक है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे अब इसमें देखो एक क्लू दे दिया उसने, लेकिन यहाँ पे चकराने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन Cl2 है और ये पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें क्या होगा, इसके डबल हो जाएंगे। जितना मैं यहाँ पे निकालूंगा मॉलिक्यूल को, क्योंकि क्लोरीन के केस में क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसका डबल करना पड़ेगा मुझे, क्या, नंबर ऑफ एटम्स करने के लिए। तो डबल करेंगे तो तब भी ये हाफ होगा, हाफ होगा यानी एटम के लिए कितना हो जाएगा 35.5, तो ये तीसरे 35.5। नंबर पे आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ओके इसका सर। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इज राइट, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे थर्ड वन में। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ जाऊं। अब देखो यस। क्वेश्चन नंबर 1.29, 1.29 क्या कहता है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर, यानी एथेनॉल को आपने वाटर में डाला हुआ है। देखो एथेनॉल होता है C2H5OH और वाटर होता है H2O। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का। ठीक, अब वो क्या कह रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसने। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, एथेनॉल का दिया हुआ है। ठीक है, तो एथेनॉल का दिया हुआ मोल फ्रैक्शन, तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं इससे। मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का है 0.4, तो बताओ मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना होगा, बता सकते हो। मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, इन दोनों का सम कितना आता है, 1 आता है हर हमेशा।
जब भी आप मोल फ्रैक्शन किसका निकालोगे, ए का और मोल फ्रैक्शन बी का, दो कंपोनेंट है तो इनका सम हर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब बताओ एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.6। हाँ 0.6 हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मोल फ्रैक्शन लेंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे एथेनॉल के वो भी कितने हो गए, 0.4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी कितना हो गया, 0.6। ये एज्यूम कर सकते हो आप इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक करेंगे। देखो मोलैरिटी में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, वेट नहीं करो अब इसमें, सीधा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट इसमें है एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल वाटर में डिसॉल्व है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वॉल्यूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे किस में चेंज करेंगे, मास में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा इसका। वॉल्यूम यानी मास मिलेगा, लेकिन उसने क्या कहा है देखो कि डेंसिटी कितनी मान लो, 1 मान लो, तो जितना ग्राम में आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम में मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का मास निकालेंगे पहले। एथेनॉल का देखो नंबर ऑफ मोल्स एथेनॉल के हो गए 0.4। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो इसमें इसका मास कितना होगा, मास ऑफ एथेनॉल, मोलर मास देखो सी के 2 हैं, 2 × 12, हाइड्रोजन के 5 + 1 6 है तो 6 × 1, ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा, 24 + 6 30 + 16 यानी 46 हो गया। 46। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 है और मोलर मास 46 है, तो बताओ वेट कितना होगा, एथेनॉल का वेट कितना आएगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, मोलर मास भी पता है, तो वेट कैसे निकालेंगे, तो सर 0.4 into 46। हाँ 0.4 × 46, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16 + 2। 16 हो गया। ठीक है, तो इतने तो ग्राम आ गया इसका। 1.84। ऐसे ही किसका निकालेंगे, वाटर के लिए निकालेंगे। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.6, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। H2O हाँ 18 होता है, तो तो वेट कितना आ 0.6 जाएगा, into 18। हाँ 0.6 × 18 यानी 18 8 6 the 48 to carry 5 5.1.08। हाँ 18 6 जा हो जाएगा 108 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो यस सर। ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो ये 10.8 आ जाएगा। ये देखो ये पॉइंट देखना पड़ता है, 10 के पॉइंट